तो बिहार विधानसभा से ओवैसी की राजनीति जो है वो बिल्कुल अलग तरीके की दिखाई देगी। नमस्कार, मैं हूं नीलू। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि देखिए, साल 2020 में एआईएमआईएम की सफलता मुख्य रूप से सीमांचल बेल्ट, जिसमें कि अररिया, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया आती है, तक सीमित थी। लेकिन इस बार ओवैसी नए मैदानों में अब किस्मत आजमाते हुए नजर आएंगे। उनकी ये रणनीति केवल मुस्लिम टैग को हटाकर एआईएमआईएम की अपील को धार्मिक रेखाओं से परे ले जाने की है। असुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने बिहार में अपनी सियासी रणनीति को बदल दिया है। पार्टी सीमांचल केंद्रित नजरिए से हटकर अब व्यापक सामाजिक प्रयोग की ओर आगे बढ़ रही है। इसलिए हम कह रहे हैं ऐसा, वो भी आपको बताते हैं। तो आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की 32 उम्मीदवारों की लिस्ट में एक अनोखा मिश्रण देखने को मिल रहा है, जिसमें कट्टर हिंदू नेता से लेकर विवादास्पद मुस्लिम नेता तक शामिल हैं। ये सभी उम्मीदवार राजनीतिक संदेश देने के लिए चुने गए। ओवैसी ने यह कदम केंद्रीय और उत्तरी बिहार में पार्टी की उपस्थिति का विस्तार करने में के मकसद से उठाया है। एआईएमआईएम ने ढाका यानी कि पूर्वी चंपारण में पड़ने वाला एक इलाका, जहां पर राणा रंजीत को टिकट दिया है, जो अपने आई लव महादेव के नारे के लिए जाने पहचाने जाते हैं। एक दक्षिणपंथी हिंदू नेता है। शेरघाटी यानी कि गया में पार्टी के उम्मीदवार शान अली पर 2016 में एक पुलिस अधिकारी की हत्या का आरोप है। वहीं महुआ वैशाली से पार्टी के उम्मीदवार बच्चा राय 2016 के टॉपर घोटाले में मुख्य आरोपी हैं। कोचा धामन और बाल्टमपुर से अख्तरुल ईमान और आदिल हसन जैसे वफादार पारंपरिक आधार का प्रतिनिधित्व करते दिखाई देंगे। ओवैसी के हालिया महुआ यानी कि जो वैशाली में पड़ता है और ढाका यानी कि पूर्वी चंपारण की यात्राएं मध्य और उत्तरी बिहार में पार्टी की उपस्थिति का विस्तार करने के उनके इरादे को साफ तौर से दिखाता है। ओवैसी ने 32 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, जिसमें से ज्यादातर सीटें परंपरागत रूप से महागठबंधन के गढ़ की रही है। ये आरजेडी के मुस्लिम और यादव के मुख्य वोट बैंक में सेंध लगाने और छोटे जाति समूहों और हाशिए पर पड़े हिंदुओं को अट्रैक्ट करने की एक कोशिश है। इन तमाम विकल्पों के पीछे ओवैसी का बड़ा टारगेट सिर्फ मुस्लिम टैग को हटाना और धार्मिक सीमाओं से परे एआईएमआईएम की अपील का विस्तार करना है। ढाका और महुआ में उनके हाल के जो दौरे हैं वो जाति आधारित समुदाय, पिछड़े समूहों और यहां तक कि निराश हिंदू मतदाताओं तक पहुंचने के इस बदलाव को उजागर करता है, यानी कि दिखाता है, जो एनडीए और महागठबंधन दोनों द्वारा अनदेखा महसूस करते हैं। अगर छोटे गठबंधनों की बात की जाए तो उनकी ओर भी रुख 2020 के उलट अब एआईएमआईएम के मायावती की बीएसपी और आरएलएसपी के साथ गठबंधन किया था। इस बार ओवैसी छोटे जाति गठबंधनों को बनाने की संभावना तलाश रहे हैं। वो खुद को बिहार की द्विध्रुवीय राजनीति में एक स्वतंत्र विघ्नकर्ता के रूप में स्थापित कर रहे हैं, यानी सोच रहे हैं कि वो यहां से कुछ बड़ा कर जाएंगे। अगर बात की जाए तेज प्रताप यादव की, तो उसके गठबंधन की बातचीत उनके साथ नहीं हुई, सफल नहीं हुई, क्योंकि ओवैसी ने महुआ सीट से राय को मैदान में उतारा है और तेज प्रताप खुद उसी सीट से चुनाव भी लड़ रहे हैं। अब देखिए, शुरुआत तो यही ओवैसी आए थे आरजेडी के साथ चुनाव लड़ने के लिए कि उन्हीं के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। अब यहां से वो आरजेडी के खिलाफ ही वोट काटने का काम करें, जैसा कि आरजेडी कहती रही है। अब देखना होगा जिस तरह से उम्मीदवार ओवैसी ने उतारे हैं वो आरजेडी को कितना डेंट पहुंचाते हैं, क्योंकि उन पर आरोप लगते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है। हालांकि वो ए बी से हमेशा इनकार करते हैं, लेकिन आरजेडी के लिए जरूर डेंट का काम करेंगे। और अब तो देखिए, वो सीमांचल से अलग हटकर अलग अलग जगहों पर भी अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं। अब कितनी दिक्कत किन पार्टियों के लिए ओवैसी करेंगे, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा।